सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेसन में हम भारतीय संविधान में नागरिकता, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और हमारा भेजा हुआ मटेरियल आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी प्रकार से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस भारत आए हैं उनके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 8 में विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने में भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये सब संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद के बाद जो 5 से 11 तक है उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत में नागरिकता प्राप्ति के तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वंश के आधार पर भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के माध्यम से विदेश में निवास किया हो लेकिन मूलतः भारत में रहा हो, भारत में 7 वर्ष निवास किया हो, वह भारत का नागरिक हो सकता है। समावेशन के माध्यम से क्षेत्र में समावेश के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है। फिर है स्वाभाविकीकरण के माध्यम से, यदि कोई मामला जो उपरोक्त 3 मामलों से संबंधित नहीं है वह प्राकृतिककरण के मामले यानी भारत में 12 वर्ष से रह रहा हो, उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भारत की नागरिकता समाप्त होने के आधार क्या क्या होते हैं, यानी नागरिकता का विलोपन कब कब किया जा सकता है। सबसे पहले है त्याग के द्वारा, बाय रिनंसिएशन। यदि कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता वाला है स्वयं की इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा है समाप्ति के द्वारा, यानी बाय टर्मिनेशन। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचना के द्वारा, यानी बाय डिप्रावेशन। यदि पंजीकरण या स्वाभाविकीकरण के 5 वर्षों के भीतर वह किसी देश में 2 वर्षों के लिए जेल में रहा हो या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नागरिकता समाप्त होने के और आधारों के बारे में, तो हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में बना है उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। इस अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यहाँ 6 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह उन लोगों पर लागू होता है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। दूसरा, इसमें केवल वे ही लोग पात्र हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हैं। इन लोगों को निम्नलिखित के तहत सजा से छूट दी गई है। पहला है विदेशी अधिनियम 1946,
दूसरा है पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत इनको छूट दी गई है। आमतौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना या समाप्त हो चुके वीजा के साथ रहना अपराध माना गया है, लेकिन CAA के तहत इन 6 समूहों के लिए यह लागू नहीं होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, PIO और OCI में अंतर। सबसे पहले अपन बात करेंगे NRI यानी अनिवासीय भारतीय। ये कौन होते हैं? ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर निवास करता है वो NRI होता है, जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट होता है। भारत वापस आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है PIO, भारतीय मूल का व्यक्ति। अब OCI में इसका विलय कर दिया गया है। यह है वह व्यक्ति जिसकी पूर्वजों की जड़ें भारत में थी, लेकिन अब उसके पास विदेशी नागरिकता है, उसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है, भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। तीसरा है OCI यानी भारत के प्रवासी नागरिक, जिनके पास कार्ड धारक होते हैं वो ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, या वह व्यक्ति भारत में कभी भी जीवन भर वीजा के आ जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के जो है वो अपन ने यहाँ पे वर्णन किया और इनका अंतर यहाँ समझना अनिवार्य है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के पार्ट 3 में बताया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार वे हैं कि ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यानी जस्टिसिएबल होते हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। ये स्थायी नहीं है, इन्हें कानून के द्वारा बदला जा सकता है। संसद को ये अधिकार है कि वो इन मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी दी गई है कि उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किए जाने का अधिकार संसद के पास है। इसका वर्णन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके इसमें किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है। राज्य की परिभाषा देता है, जो सरकार, संसद और राज्य विधानमंडल क्या है। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है अमान्य है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य की विधायिका को शामिल करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मूल अधिकारों में सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 13 से 18 के बीच में किया गया है, 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है उसमें है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक। इसमें कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटिश मूल या का जिसका नकारात्मक अर्थ अपन निकाल सकते हैं, कानून का सम्मान संरक्षण अमेरिकी मूल या सकारात्मक अर्थ इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, जाति समूह, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, जाति समूह, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित मामलों में किसी भी प्रकार की असमर्थता, बाध्यता, प्रतिबंध या शर्त का सामना नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक इसकी पहुंच के संबंध में इसमें बताया गया है वो समान रूप से जा सकते हैं।
ऐसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग के संबंध में जो राज्य निधि से पूर्णतः या आंशिक रूप से बनाए गए हों या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किए गए हों, वो इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता इस अधिकार के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अनटचेबिलिटी जो है उसको समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसमें प्रोफेसर, डॉक्टर जैसी शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ा गया है, वो लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) में राज्यों को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सके। तो ये समानता का अधिकार था। अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के में जिसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण, यानी दोबारा सजा नहीं, स्वयं के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने पर। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 21 और 20 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उनके। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार हैं गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, नींद का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार आदि इसमें उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो प्रावधान है, 20(1) में पूर्वव्यापी दंड कानून का निषेध, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताया गया है। यानी किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध किए जाने के समय कानून के अनुसार अपराध नहीं था। 20(2) में दोहरे दंड का निषेध, यानी नो डबल जियोपार्डी, किसी व्यक्ति को एक ही अधिकार के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड नहीं दिया जा सकता है। 20(3) में आत्मसाक्षीकरण का निषेध, यानी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकारों और 20 के अंतर्गत अपन ने बात कर ली है। अब आप बात करेंगे अनुच्छेद 21(a) के बारे में। इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मूल शिक्षा का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों के संरक्षण के संबंध में बताया गया है। रोकथामात्मक निरोध में बिना न्यायालय द्वारा मुकदमा और दोष सिद्धि का निरोध किया जाना। दंडात्मक निरोध के अंतर्गत न्यायालय द्वारा मुकदमा और दोष सिद्धि के बाद दिया गया दंडात्मक निरोध इनमें अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 22 में बताया गया है। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बाध्यकारी श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में काम करने पर रोक लगाई गई है। इसके बाद में जो आता है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपदेश से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही गई है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं होगी। राज्य सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा केवल स्वैच्छिक रूप से ही दी जा सकती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे
जो दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसका वर्णन 29 और 30 अधिनियम में किया गया, अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 29 में जो उल्लेख है वो है नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। इससे संबंधित अन्य अनुच्छेद जो है वो 31 से 24 है, जिसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 34 में देश में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध बताया गया है। अनुच्छेद 35 में संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसको कहा है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो जिनका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी सरकार जो है वो आपकी संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार रखती है, जबकि वो की देश की जो है उपयोगिता में है। केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार जो है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में है। भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को, यानी शत्रु विदेश को छोड़कर दोनों को उपलब्ध मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14, 20 और 28 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 एवं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 को निम्नलिखित रिट जारी करने का अधिकार है। पहला है मैंडामस, यानी मैंडामस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। हैबियस कॉर्पस में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर उसे रिहा करने का अधिकार है। प्रोहिबिशन के अंतर्गत निचली अदालत या प्राधिकरण को उसकी अधिकार सीमा के बाहर कार्य करने के मामले में है। और को वारंटो, यानी किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद को अधिग्रहित कर रखा है, ये इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रोहिबिशन है ना, और को वारंटो के बाद में सटीरियोरिटी, यानी निचली अदालत या प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए इसमें बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 बनाम हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 की रिट क्षेत्राधिकार की तुलना अपन यहाँ पे करने वाले हैं। हाई कोर्ट की रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। अब बात करेंगे अपन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और इसे ये एक नई विशेषता माना गया है। ये आयरिश संविधान से लिया गया है और इसे कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि इन्हें भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के निर्देश के साधन के रूप में उल्लेखित किया गया था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत प्लस मौलिक अधिकार प्लस बराबर संविधान की अंतरात्मा के बारे में बताया गया है। मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन अति आवश्यक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधारित कानून उचित होना चाहिए और अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा जो भाग 3 के समान है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से लागू योग्य नहीं है, लेकिन ये शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाते समय इनका पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनका अनुच्छेद 38 और 42 में उल्लेख है कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाता है और 42 में है राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली जो बातें हैं उसका उल्लेख इसमें कहा गया है। इसमें देखिए कहा गया अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली कुछ नीतिगत सिद्धांतों का प्रावधान है।
अनुच्छेद 43 में राज्य को श्रमिकों के लिए उचित वेतन और जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय का प्रावधान है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अनुच्छेद 41 में कार्य, शिक्षा और वृद्धावस्था, बीमारी या बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 47 में राज्य को पोषण स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर में सुधार करने और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 39 के कुछ सिद्धांत है कि सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीविका के साधनों की व्यवस्था हो, जनता द्वारा संसाधनों का नियंत्रण, संपत्ति के एकत्रीकरण की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों को के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 39 में बताया गया है। इसमें बताया गया है, देखिए अपन ने इसमें बताया गया है कि बच्चों के लिए भी इसमें कुछ बात की गई है। अब बात करेंगे गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत या गांधी जी के आदर्शों पर आधारित है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 40 में, यानी राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए और उन्हें स्थानीय स्तर पर शासन देने की शक्ति देनी चाहिए। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधार करने के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ताकि रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़े। अनुच्छेद 47 में नशे के पदार्थों और मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है, जबकि इनका औषधीय प्रयोजन हो तब इसमें ये लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना। 97 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको 2011 में जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और दुग्ध देने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना ताकि मवेशियों की रक्षा की जा सके। उदारवादी और बौद्धिक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना है। ये जो साहबानो मामला 1985 से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में 6 से वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने रखना सुनिश्चित किया गया, अर्थात न्यायालय सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करे। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद जो है, देखिए इसमें एक आता है अनुच्छेद 48, जिसमें गाय, बछड़ों और दूध देने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया है ताकि मवेशियों की रक्षा की जा सके। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 44 में, ये 48A में पर्यावरण और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 48A, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें बताया गया था कि इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस संशोधन द्वारा 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 39F, बच्चों का ऐसा वातावरण में पालन पोषण हो जहां उनका शोषण न हो और नैतिक पतन से सुरक्षा मिले। अनुच्छेद 39A में सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय का प्रावधान हो। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करने के बारे में बताया गया है। इस संशोधन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सुदृढ़ किया है। बाद में अपन बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था उसके बारे में। यह संशोधन आपातकाल 1975 से स्वतंत्र के बाद में इसमें किया गया। इसमें अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। राज्य को यह प्रयास करना चाहिए
कि आय, दर्जा, अवसर आदि में असमानता को कम किया जाए। न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न वर्गों के बीच में ये असमानता नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में था। यह संशोधन बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित था। इसमें अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है, जिसमें बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में इसमें अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। इसमें सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है ये हम आगे के अपने वीडियो में और जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग चैनल नॉलेज वन डायरी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।